सो वेलकम फ्रेंड्स टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्स? मोल्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म अ ग्रुप। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं मोल। अब मोल का कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब मोल किस तरीके से वर्क करता है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जितनी भी केमिस्ट्री है वो इट विल स्टार्ट विद द मोल। वन मोल आपने सुना होगा। तो मोल क्या होता है वो हम लोग स्टार्टिंग कंसेप्ट से लेते हुए चलेंगे। ओके, तो इन केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये आएगी आपकी, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। मतलब मोल का जो रिलेशन है केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होना। दिस इज फॉर केमिस्ट्री। समटाइम्स हमने सुना है ना कि केमिस्ट्री कैसी आपके बीच में, मतलब केमिस्ट्री का जब मतलब होता है, मतलब दो चीजों का क्या हो रहा है आपस में, इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री विच वी कैन टच, वो केमिस्ट्री जो हम टच कर सकते हैं, जिसको हम विजिबली देख सकते हैं। सपोज करिए कि आपने वाटर को फ्रीज होते हुए देखा, मतलब वाटर फ्रीजिंग स्टेट में चला गया and you can touch that water, it's mean to say it is called physical chemistry। आपने लिक्विड देखा, लिक्विड कन्वर्ट हो गया, किससे कन्वर्ट हुआ? सॉलिड से। किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। तो दिस इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। अब वाटर का हमने टेम्परेचर राइज कर दिया, जैसे वाटर का हमने टेम्परेचर राइज किया, वाटर का टेम्परेचर राइज होते 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 कितना चला गया? 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। दिस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो भी चीज एक फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम लोग किस चीज की बात करते हैं? डिसिप्लिन्स ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये हो रहा है इसका कि हर केमिकल का एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर जब किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो तो ऑर्गेनिक बन जाता है। बट जो बीच की इंटरमीडिएट स्टेट होती है, इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने कोई भी एक सब्सटेंस लिया, वो सब्सटेंस जब अपने रेस्ट फॉर्म में है तो इट इज इन फिजिकल फॉर्म। किस फॉर्म में रहेगा? वो फिजिकल फॉर्म में रहेगा। और जैसे ही मैंने उसको किसी चीज में कन्वर्ट करना शुरू किया, उसके बारे में स्टडीज करी, उसका ज्योमेट्रिकल शेप पता करना शुरू किया, उसके अंदर रिएक्टिविटी पता करना शुरू करी, तो दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हमारा जो पीरियोडिक टेबल आ रहा है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अंडरस्टैंड? जब हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टीज हम ये पता लगाते हैं कि वो एलिमेंट क्या कर सकता है और वो एलिमेंट क्या नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं? शेप्स की बात करते हैं और कंपोजिशंस की बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट फिजिकल प्रोडक्ट इनटू अनदर प्रोडक्ट विच इज यूजफुल फॉर अवर मेडिकल पर्पस में जो भी यूज आ जाए, या उसका हम लोग शेप पता कर ले, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता कर ले, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पता कर ले, मतलब कितने एटम्स उसके अंदर हैं और उन एटम्स का हम क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कार्बन और हाइड्रोजन की जो भी स्टडीज होगी वो किसके अंदर आएगी? आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगी। अंडरस्टैंड? सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री का पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को लेकर। नाउ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, द केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? अब बायोलॉजी का मतलब ये हो गया कि बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं सर? बायोमोलिक्यूल्स आर द सब्सटेंसेस which is present inside the living organisms body। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो, जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारी बॉडी में भी कुछ बायोमोलिक्यूल्स होंगे। सर किस फॉर्म में होंगे? बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, फैट के फॉर्म में है, पॉलीसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जो भी हैपनिंग्स केमिस्ट्री वाली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होंगी, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन अवर बॉडी इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इंसुलिन का फॉर्मेशन होना बायोकेमिस्ट्री,
कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना बायोकेमिस्ट्री, विटामिन का फॉर्मेशन होना बायोकेमिस्ट्री। अंडरस्टैंड? तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए हैं मैटर, मैटर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। तो इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर किस 3 स्टेट्स में पाया जाता है? 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। 3 फिजिकल स्टेट्स हमको बचपन से मालूम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैटर सर 3 स्टेट में क्यों पाया जाता है? मैटर 3 स्टेट में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्ट होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर जहां पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करता है। नॉर्मल टेम्परेचर किस चीज को बोलते हैं हम लोग? जहां पे ह्यूमन बीइंग इज एबल टू ब्रीथ, एबल टू स्लीप, एबल टू थिंक, उस चीज को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर। तो जनरली हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ह्यूमन सर्वाइवल टेम्परेचर बता रहा हूं मैं, अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। और इसके नीचे और इसके ऊपर सर्वाइव तो कर लेगा पर उसकी बॉडी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो हम जो कॉमन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उस कॉमन टेम्परेचर में वाटर का जो एग्जिस्टेंस है वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? अगर वो टेम्परेचर नीचे गिरा तो दैट इज लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर का 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना शुरू हुआ तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड एट द 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टैंड? तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपने नोट्स में लिख सकते हैं। इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट हैज 2 अदर स्टेट्स नेमली बोस-आइंस्टीन कंडेंसाइट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट। प्लाज्मा के बारे में आपके सिलेबस में कुछ ज्यादा नहीं है, तो वी जस्ट नॉट डिस्कस राइट नाउ अबाउट इट बिकॉज हमको सिलेबस बहुत स्पीड में कवर करना है। डेफिनेशन, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। मतलब मैटर एक वो चीज है जो कोई भी मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अब सर मास क्या होता है? मास का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला आपको आना चाहिए क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, भले आप नीट के स्टूडेंट हो या जेडब्ल्यू के स्टूडेंट हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। वाह, हाँ बताइए मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का बता दो, चलो डेंसिटी का बता दो, डेंसिटी का बता दो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। होता है नहीं होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या डिफिकल्टी है इसमें? निकल गया ना मास का फॉर्मूला। तो वाई आर यू जस्ट गेट कंफ्यूज? देखो क्या होता है कि आपको हर एक चीज नहीं मिलेगी, आपको चीजों को समझना पड़ेगा और उसमें से फॉर्मूला को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द लॉजिकल थिंग्स। आपको लॉजिकली उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे सडनली क्या पूछ लिया, मास क्या होता है, हैंग हो गए। लेकिन आपने कहीं ना कहीं डेंसिटी सुना है। डेंसिटी तो हम लोग 9th क्लास से सुनते हैं, 8th क्लास सुनते हुए हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। नाउ हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जनरली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस में? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो चौथी स्टेट है इट्स कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसाइट एंड प्लाज्मा।
अंडरस्टैंड। प्लाज्मा और बोस कंडेंस्टाइन में भी अभी रिसर्च चल रही है, बट रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। प्लाज्मा इज फोर्थ मैटर, एक चौथा मैटर के बारे में बात चल रही है, स्टडीज चल रही है, और कई जगह पे इस स्टडीज को फाइंड आउट भी कर लिया गया है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, सो डोंट गो फॉर दिस राइट नाउ। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? हमें मालूम है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप्स, वेरी इजी। लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट डेफिनाइट शेप, ठीक है। लिक्विड का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनाइट शेप नहीं होता है, क्योंकि हम अगर पानी की बोतल लें, क्या लें? पानी की बोतल लें, उठाना बोतल ये, अब मैंने लिक्विड को इसमें डाला तो इस बोतल का शेप ले लेगा, लिक्विड को मैंने मेरे हाथ में लिया तो लिक्विड का शेप ले लेगा, अंडरस्टैंड। सो लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनाइट शेप, अंडरस्टैंड। गैसेस have neither definite volume or definite shape, they occupied completely the container in which they are kept। सर ऐसा कैसे होता है? गैस, अब हमारे मोल, जो गैस होती है ना, वो मोल के फॉर्म में होती है। गैस को हम लोग जब भी फाइंड आउट करेंगे तो मोल नंबर्स में फाइंड आउट करते हैं। किसमें? मोल नंबर्स में। तो गैस क्या है? आपने आपके जो रूम है उसमें गैसेस अवेलेबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो और ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, तो हर कमरे के कोने में गैस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है। तो गैस, आपने अगरबत्ती जलाई तो पूरे कमरे में खुशबू आ गई कि एक ही आदमी की नाक में खुशबू जाएगी? एक ही आदमी स्मेल करेगा क्या उसको? सभी स्मेल करेंगे ना उसको। तो दिस इज नोन एज गैस, ठीक है। These three states are interconvertible on changing the condition of temperature and pressure। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ है कि ये जो तीन स्टेट्स हैं ये किस पे निर्भर करेंगी? टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कंडीशन भी चेंज। अब मेरे को अब आप बताइएगा ना, क्वेश्चन इज दैट कि आपने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। और गैस का आपने टेम्परेचर गिरा दिया, इसका गैस का आपने टेम्परेचर गिरा दिया और प्रेशर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? गैस का टेम्परेचर, इसका गैस का टेम्परेचर कम कर दिया और प्रेशर बढ़ा दिया। इसका गैस का क्या किया मैंने? टेम्परेचर। ये आप ध्यान समझिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबके अंदर ये कंसेप्ट है, और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी इसका कंसेप्ट है। तो टेम्परेचर, हाँ, इसके बाद आप गैसेस के लॉ भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इसका कंसेप्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गैस है, जैसे आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर रखे रहते हैं, दैट्स कॉल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। तो उसका टेम्परेचर गिराकर उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, तो इतनी सारी गैस एक सिलेंडर के अंदर कवर्ड हो जाती है। किस कंडीशन में? टेम्परेचर डाउन किया और प्रेशर इंक्रीज किया, तब जाके वो गैस किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। कब कन्वर्ट हुई लिक्विड में? जब क्या गिराया हमने? उसका टेम्परेचर गिरा दिया और प्रेशर बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम बढ़ गया कि कम हो गया? पक्का? अच्छा, ये आपको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर। वॉल्यूम कम करना है तो वॉल्यूम इतना सारा है, वॉल्यूम इज द एरिया ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम मतलब आप एरिया कितना ऑक्यूपाइड कर रहे हो। आपको वॉल्यूम आपने कम किया तो आप प्रेशर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए तो जो पार्टिकल्स हैं गैस के, उन्होंने एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया। जो उन्हें एनर्जी एब्जॉर्ब करके बैठे थे ना, तो एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया, तो उनके बीच में जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई। तो अब क्या हो गए? वो ठंडे हो गए। क्या हो गए? ठंडे हो गए। तो धीरे धीरे करके वो क्या होते गए? कॉम्पैक्ट होते गए। क्या होते गए? कॉम्पैक्ट होते गए। तो उनका टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया, और प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
तो गैस किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सॉलिड लिक्विड गैस, अंडरस्टैंड? सॉलिड को मुझे चेंज करना है किसमें? लिक्विड में। किसमें चेंज करना है? लिक्विड में। सॉलिड को किसमें चेंज करना है? लिक्विड में। तो क्या किया मैंने? इसको हीट दी, बर्फ को पिघलाने के लिए हीट दे दी। फिर लिक्विड को चेंज किया मैंने गैस में, तो फिर मैंने हीट दी। मतलब सॉलिड से मेरे को लिक्विड करना है और लिक्विड से क्या करना है? गैस करना है। तो क्या दी मैंने? हीट दी। और अब उल्टा जब चलेगा, उल्टा जब गैस से लिक्विड करना है तो ठंडा कर दिया। तो एग्जांपल बताइए, गैस से लिक्विड कैसे होगा? जब आपकी वेपर जाती है ना वाटर साइकिल में, आपकी वेपर्स, पानी आपका वेपर्स बना कहां चला गया? बादलों में, क्लाउड्स में। तो क्लाउड्स क्या होता है? ठंडे होते हैं वहां पे। वो ठंडाई क्या करेगी? उसको कॉम्पैक्ट कर देगी और वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। अंडरस्टैंड? फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। और ज्यादा कूलिंग बढ़ गई, ऊपर बादलों में और ज्यादा कूलिंग बढ़ गई, तो आपकी बर्फबारी होने लगी, ओले गिरने लगे। ओले गिरते हैं ना, तो वहां पे कूलिंग इतनी बढ़ जाती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और पानी किस में कन्वर्ट हो गया आपका? सॉलिड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरिटी का मतलब हम समझेंगे कि कोई भी चीज जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में है तो वो प्योर है, भले वो हमारे काम की हो या ना हो। अपने ओरिजिनल स्टेट में जब वो रहेगी तो इट इज नोन एज प्योर। ठीक है? अब हमने उसके अंदर कोई चीज ऐड ऑन कर दी, किसी भी प्योर चीज के अंदर क्या कर दिया हमने? कोई भी चीज ऐड ऑन कर दी, तो वो क्या बन गई? इम्प्योर बन गई। अब हमें इम्प्योरिटी ऐड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि प्योरिटी इज नॉट ऑलवेज यूजफुल फॉर अस। अंडरस्टैंड? वो हम समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं यहां पे हम देख रहे हैं यहां पे कि मैटर, जो मैटर होता है उसके, मैटर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल पीरियड टेबल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड ग्रुप के और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मिक्सचर फॉर्म में पाए जाते हैं। ओट्स मतलब जमीन के अंदर से क्या निकलते हैं? जो ओट्स निकलते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। तो ओट्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। जैसे दूध में से मलाई निकालेंगे ना, दूध में से मक्खन निकाला हमने, मतलब भले ही आप मक्खन दही में से निकाल रहे हो, लेकिन निकल तो किस में से रहा है? मिल्क में से निकल रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं? उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो मिनरल्स का जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्योर सब्सटेंस में। किसमें? प्योर सब्सटेंस में। ठीक है? अब क्या होता है? मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर जिसके अंदर सेम कंपाउंड का सेम टाइप ऑफ कंपोजिशंस आर एडेड। लिक्विड में लिक्विड ऐड है तो होमोजेनियस, सॉलिड में सॉलिड ऐड है तो सॉलिड में सॉलिड ऐड है तो भी होमोजेनियस, बट सॉलिड में लिक्विड ऐड है तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे उसको? हेट्रोजीनियस। मतलब लिक्विड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में गैस और गैस में सॉलिड। सर गैस में सॉलिड क्या होता है? एग्जांपल, गैस में सॉलिड एग्जांपल स्मोक। स्मोक, स्मोक याली स्मोक नहीं, आपका जो प्रदूषण है जो ऑटोमोबाइल से निकल रहा है, तो क्या होता है? गैस है, गैस में छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो दे आर इन सॉलिड स्टेट। वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। याद रखिएगा ऑप्शंस में आती है चीजें, छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन देयर प्योर स्टेट। एलिमेंट्स किस स्टेट में आ जाते हैं? प्योर स्टेट। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जितने भी कंपाउंड्स हमारे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे
पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं वो सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है सर, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का एग्जांपल बताइए आप लोग, एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंपाउंड है CaCO3, और अगर मैं H2SO4 की बात कर लूं तो, ठीक है, और अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं यहां पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट कौन कौन सा एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया आपका, कार्बन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, तो दिस इज नोन एज एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड? समटाइम्स कंपाउंड के अंदर हम लोग वाटर को भी ले सकते हैं, समटाइम्स हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, एंड दे आर जस्ट एग्जिस्टेंट फ्री स्टेट में ये सब चीजें पाई जाती हैं। इज इट क्लियर? So, a mixture contain two or more substances. A mixture contain two or more substances present in it. Any ratio which are called components. Any ratio का मतलब क्या बोल रहा है वो? अब जैसे हर चीज एक फिक्स रेशियो में होती है। पानी है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इससे क्या बनेगा? बस H2O बन गया, और क्या बनेगा? H2O6। वो क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड की बात कल मैंने करी थी, पर ऑक्साइड जितने ज्यादा ऑक्सीजन ऐड होते जाएंगे वो पर ऑक्साइड बनता जाएगा। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन जितने ऐड होते जाएंगे वो पर ऑक्साइड बनता जाएगा, कल बात हुई थी ना इस बारे में। अंडरस्टैंड? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे तो हो करके मिलेंगे नहीं, हो बन गया, कभी नहीं मिलेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी -2, और जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी +1 भी होती है, +2 भी होती है। तो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे ऑक्सीजन से? 2 मिले। तो ये फिक्स रेशियो है, मतलब एनवायरमेंट के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर पानी हमेशा H2O के फॉर्म में ही रहेगा, भले वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो या गैसेस फॉर्म में हो, इसका फिक्स रेशियो इतना ही है। कितना? H2O। अंडरस्टैंड? और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो किस फॉर्म में रहेगी? किस फॉर्म में रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड? CO2। सर ये CO2 क्यों होता है? क्योंकि मैंने, देखिए ये कार्बन है, कार्बन की 4 की वैलेंसी होती है, 2 यहां पर और 2 यहां पे, और ऑक्सीजन की कितनी की वैलेंसी होती है? 2। तो एक को यहां पर और एक को यहां पर, तो क्या बन गया ये? CO2। कोई समस्या? बहुत आसान है। हाँ OH कौन सा हाइड्रोक्साइड का है? हाँ देखो, हम समझते हैं कि हमने OH की बात करी, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, यही ना, ये प्लस और माइनस। अंडरस्टैंड? तो ये जो स्टेट हो रही है ये कन्वर्शन स्टेट है। कन्वर्शन स्टेट का मतलब है कि गाड़ी चल रही है अभी, ये रुक नहीं सकती गाड़ी, और इसको रोक भी नहीं सकते आप, मतलब ये आपको फ्री मिलेंगे ही नहीं। ये ऐसा कुछ हुआ होगा तब जाके OH किससे जाके जुड़ गया? Na के साथ जुड़ गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। अंडरस्टैंड? और ये भाई किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ में चिपक के हाइड्रोजन गैस में निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब ये अपने आप खोज लेगा दूसरा हाइड्रोजन, और ये एक रनिंग स्टेट है। क्या है ये? रनिंग स्टेट। इस चलती हुई गाड़ी को नहीं रोक सकते आप, या तो ये वापस से H2O बन जाएगा या किसी और के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा NaOH हाइड्रोक्साइड।
अंडरस्टैंड, जैसे माहौल में वो रहेगा वैसा वो एग्जिस्टेंस। तो दिस इज कॉल्ड रनिंग स्टेट। ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन को हम लोग गैस के फॉर्म में रिलीज कर ले लेते हैं और हाइड्रोक्साइड किसी दूसरे फॉर्म में जाके NaOH के फॉर्म में बेस बन के अलग हो जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ हेट्रोजीनियस का कुछ बात कर रहा है वो कंसेप्ट लैडर। तो आपकी कंसेप्ट लैडर ये बता रही है कि एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जो एलॉयज होते हैं वो 2 से ज्यादा मैटर के क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं सॉलिड फॉर्म। एलॉयज हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाएंगे। किसे पाए जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। कॉपर कॉपर को मिला दिया, कॉपर आयरन को मिला दिया, सिल्वर गोल्ड को मिला दिया, कॉपर सिल्वर को मिला दिया। सर ऐसा क्यों किया, ताकि हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को एनहेंस कर सकें। क्या कर सके, एनहेंस का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकें। अब लोहा ही लोहा ले लो तो जंग खा जाएगा। लोहे में थोड़ा सा हमने कॉपर ऐड कर दिया, थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, कॉपर एक एलॉय बन गया। और उस एलॉय को आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो। मजबूती भी मिल गई लोहे की, कंडक्टिविटी मिल गई कॉपर की, एल्यूमिनियम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, और भी कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर लो। अंडरस्टैंड। जैसे हमारे सोने की ज्वेलरीज बनती हैं, जो गोल्ड की ज्वेलरीज बनती हैं, तो प्योर गोल्ड, हम प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बना सकते क्योंकि प्योर गोल्ड इतना ज्यादा नरम होता है कि आपने अगर कान में कुछ भी पहना है या हाथ में कड़ा पहना है, ऐसे दबाओगे तो पूरा का पूरा दब जाएगा। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ एलॉय ऐड करते हैं ताकि एक फिक्स्ड शेप और साइज को हम लोग डिसाइड कर सके। अंडरस्टैंड। तो alloys are mixtures of 2 or more metals or a metal and non-metals and cannot be separated in their components। उनको सेपरेट आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, जो ब्रास होता है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेट 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। ये फिक्स रख लेना, ब्रास का बना हुआ होता है, ऑप्शन में समटाइम्स आता है आपके नीट के एग्जाम में। तो 70% क्या है इसके अंदर, कॉपर, और 30% क्या है, जिंक है। इज इट क्लियर। एलिमेंट्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड के बारे में बात हो गई हमारी। अब स्टेट्स ऑफ मैटर कुछ हम लोग अच्छी ड्राइंग के साथ में देखते हैं, बढ़िया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, डायमंड। अब डायमंड क्या है, डायमंड इज अ एलोट्रोप। क्या है, अब सर एलोट्रोप क्या होता है, 10th क्लास पढ़ा हुआ है हमने। कार्बन से जो मिलके चीजें बनती हैं, ग्रेफाइट, पेंसिल होती है ना जो आपके स्कूल में आप पेंसिल से लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या रहती है, ग्रेफाइट रहती है। तो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, इसकी कार्बन की मिलके बनी। अब एक खासियत बताऊं आपको मैं, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ, मालूम है चीज, हीट एंड। और ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे होता है, बैटरीज के अंदर होता है। कहाँ होता है, बैटरीज के अंदर। ठीक है, तो मैंने अभी ग्रेफाइट की बात इसलिए करी क्योंकि मुझे डायमंड दिखा। तो डायमंड और ग्रेफाइट एक ही चीज से मिलकर बने हैं, वो है कार्बन। इसके मिलकर बने हुए हैं, कार्बन के। ठीक है, इसके बाद में सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है एकदम फिक्स्ड रहता है। लिक्विड का शेप जैसे वेसल के अंदर आप डालोगे वैसे ही वो शेप ले लेगा। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा एक अलग स्टेट है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, क्लाउड्स आर अ काइंड ऑफ गैसेस। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो सॉलिड होता है, हम बता चुके हैं कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है, गैस को प्लाज्मा में चेंज करना है। तो गैस को अगर प्लाज्मा में चेंज करना है तो गैस को आपको आयनाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आयनाइज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइज, आयनाइज का मतलब क्या होता है कि गैस तो पूरे कमरे में है पर क्या कर रहे हैं हम उसे आयनाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तोड़ दे रहे हैं उसको। तो हो सकता है कि हवा में करंट लगने लगे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड।
तो जब गैस आयनाइज हो जाती है तो दिस इज द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। समझ गए बात को? तो प्लाज्मा की स्टेट कब आएगी? प्लाज्मा की स्टेट कब आएगी आपकी? जब गैस के बाद की जो स्टेट जाएगी, जब आयनाइजेशन होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। उस चीज को बोलेंगे हम लोग प्लाज्मा। तो हम क्या समझ चुके थे? सॉलिड का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड बना, लिक्विड का टेम्परेचर बनाया तो गैस बना, और गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो प्लाज्मा एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। एलिमेंट्स जो प्योर स्टेट में हमारे पास पाए जाते हैं, गोल्ड, गोल्ड प्योर स्टेट में अवेलेबल है, निकाला जाता है पोर्स के अंदर से। गोल्ड कभी भी हमारे अर्थ के अंदर फॉर्मेशन होता ही नहीं गोल्ड का, ये समझ लो आप। गोल्ड का फॉर्मेशन अर्थ के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। गोल्ड तो हम लोग माइंस में से निकालते हैं। गोल्ड माइन सुना है ना? क्या में से? गोल्ड माइन में से। लॉक खोल दो नीचे का। क्या बोल रहे हो? हमारी बात समझ में? तो गोल्ड है कहां से निकला? माइंस में से निकला। सर गोल्ड आया कहां से फिर? गोल्ड क्या हुआ, जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, जब हमारी अर्थ फॉर्म हो रही थी, तो जो सुपरनोवा तारे टूटते हैं, सुपरनोवा होता है ना, जब तारे आपस में टकराते हैं तो वो गैस पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो वो जब गैस पार्टिकल्स बनते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो धीरे 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 करके कुछ ऐसी स्टेट्स आती है, ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन होता है कि वो एक अलग अलग एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। और जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, कौन होते हैं? हैवी एलिमेंट्स होते हैं। तो हैवी एलिमेंट्स जमीन के नीचे जाते गए और हल्के एलिमेंट्स कहां गए? ऊपर आ गए। अंडरस्टैंड? तो जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल आर हैवी एलिमेंट्स एंड दे आर फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। तो हम जब भी गोल्ड माइंस की बात करेंगे तो कुछ किलोमीटर नीचे गोल्ड माइंस होती हैं जमीन के अंदर। जितने मिनरल्स हैं वो कहां पाए जाते हैं? जमीन के अंदर। अंडरस्टैंड? तो वो बन गए प्रीशियस मेटल। और हल्के मेटल कहां पाए जाते हैं? ऊपर। ऊपर कौन कौन से मेटल मिलेंगे आपको? पहाड़ों के अंदर मिलेगा आपको आयरन। अंडरस्टैंड? क्या मिलेगा? आयरन बहुत आसानी से मिल जाएगा। छत्तीसगढ़। अंडरस्टैंड? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आयरन की चट्टानें हैं। बैलाडीला करके एक जगह है, बैलाडीला करके, छत्तीसगढ़, रायपुर, जहाँ पे टाटा के स्टील प्लांट्स लगे। जमशेदपुर हो गया हमारा, झारखंड हो गया। तो झारखंड इज द फर्स्ट प्लेस जो सबसे पहले जमीन से निकल के बाहर आई थी। वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है? माइंस हैं बहुत सारी। तो झारखंड इज हैविंग मिनरल रिसोर्सेज। झारखंड में क्या है? बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं। क्या है? मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज मतलब बहुत सारे मिनरल्स हैं वहाँ पे। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो मिक्सचर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, होमोजीनियस। ठीक है। सेम लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस। ठीक है। A property of matters, the property of a substance have unique characteristics and they classified into physical and chemical। अब क्या होता है? मैटर्स को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। किस किस में क्लासिफाइड किया हुआ है? किस किस में क्लासिफाइड किया हुआ है? फिजिकल एंड केमिकल। अंडरस्टैंड? फिजिकल का मतलब बता चुका हूं मैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे सपोज करो कि सोप रखा हुआ है हाथ में और यहाँ लिक्विड रखा हुआ है, तो दैट्स कॉल्ड फिजिकल स्टेट। और जब हमने इन दोनों को मिला लिया तो ये केमिकल कंपोजिशन बन गए। क्या बन गए? केमिकल कंपोजिशन। समझ गए ना? आपने अभी तक खाना, आपने एक फ्रूट लिया, फ्रूट फिजिकल स्टेट में आपने उसको खा लिया, फ्रूट को, तो फिजिकल स्टेट से आपके पेट में गया, उसमें से ग्लूकोज बना, एसिड का फॉर्मेशन हुआ, बेस का फॉर्मेशन हुआ, भूख मर गई या भूख बढ़ गई या गैस बन गई, जो भी हुआ, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? केमिकल्स का फॉर्मेशन। खाना खाने के बाद खट्टी डकार आई तो अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ। खाना खाने के बाद मीठी डकार आई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। अंडरस्टैंड? तो ये जो आप खाना खाने के बाद एक्टिविटीज हो रही हैं, सब क्या है? केमिकल प्रोसेसेस हैं। क्या है? ये सारी केमिकल प्रोसेस। और जब तक चीज हाथ में, दैट्स कॉल्ड
फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है आपके पास में। अंडरस्टैंड? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसमें क्लासिफाइड है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे 1 लीटर पानी, बोतल के अंदर 1 लीटर पानी, इस बोतल के अंदर 1 लीटर पानी, फिजिकल मेजरमेंट हो गया। अंडरस्टैंड? या आपने कोई भी एक प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट की एक लेंथ ले ली, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। अंडरस्टैंड? केमिकल प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब अ मैटर पोटेंशियल, मतलब मैटर में पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का मतलब, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, पोटेंशियल यानी क्षमता। अंडरस्टैंड? पोटेंशियल वर्ड तो आएगा ना अभी आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल यानी क्षमता। किसकी क्षमता? केमिकल सब्सटेंस की क्षमता। ठीक है? तो जब हम उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, सपोज करो आपने चूने का पत्थर लिया, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ही बोलते हैं चूने को, क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन आप पड़ा हुआ है वहां पे सफेद कलर का पत्थर, और पत्थर ऐसा उठा उठा के मारो एक दूसरे को, बट उस पत्थर के अंदर पोटेंशियल बहुत होता है। अब चूने का पत्थर उठा के डाल दो पानी के अंदर, तो पानी में ऐसे बुलबुले उठेंगे, ऐसे बुलबुले उठेंगे, हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। आपको मालूम है? दिस क्रिएट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या क्रिएट करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो चूना था, जब तक वो पानी के अंदर नहीं गया तब तक वो क्या था? एक पत्थर था सफेद कलर का। पर जैसे उसे हमें पानी के अंदर डाला तो वो इतना ज्यादा बॉयल हुआ कि उसमें से धुआं भी निकला, हीट भी इवॉल्व हुई, और अगर हाथ डालेंगे तो हाथ भी जल जाएगा, और अगर कच्ची प्लास्टिक की बाल्टी है तो वो भी गल जाएगी। आ रही बात समझ में? इसलिए पहले के ज़माने में, अभी के भी ज़माने में घर में चूना पोता जाता था, ताकि चूने पोतने से जो बैक्टीरिया और डस्ट हैं वो निकल जाए, और जितनी भी दीवारों में सीत है, सीत का मतलब क्या होता है? ठंडाई हो जाती है दीवारों में, वो पूरी पूरी क्या हो जाए? निकल जाए। तो लाइमस्टोन इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू रिमूव द वायरस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम योर हाउस। लेकिन आजकल जो आपके इमल्शंस वगैरह आ रहे हैं, पेंट वगैरह आ रहे हैं, सब में चूना ही मिला रहता है। आ रही बात समझ में? फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स के अंदर आएगा। एक बहुत ही बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीज तो है लेकिन एडवांस के चक्कर में लोग बेसिक भूल जाते हैं पूरा। टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी की यूनिट होती है सेकंड, एंड सिंबल होता है यहाँ पे एस। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और मास इज मेजर इन केजी, किलोग्राम में मेजर करते हैं उसको, तो इसका सिंबल केजी होता है। लेंथ को बोलते हैं एल से नोट करते हैं लेंथ को एल से नोट करते हैं, मीटर और मीटर। टेम्परेचर इज कॉल्ड टी, केल्विन, और इसका सिंबल के। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, यूनिट आई की एम्पियर। कितना आसान लग रहा है ना, पर याद नहीं रह पाता एग्जाम टाइम पर। ठीक है? एम्पियर रिप्रेजेंटेड ए। लाइट इंटेंसिटी, मतलब लाइट में कितना पोटेंशियल है। लाइट जितनी तेजी से गिरेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन नीचे से लेके ऊपर जंप करेंगे। तो इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय एलवी, एंड इट्स यूनिट इज कैंडेला। ठीक है? सीडी, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोल्स। समझे? मोल्स, मोल कंसेप्ट चैप्टर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज अ ग्रुप 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बारे में बात करेंगे। नाउ यूनिट ड्राइव्स। सर ये क्या होता है? ये कैसे हुआ? ये यूनिट कैसे निकल कर आई? ये यूनिट मैं बताता हूं आपको, ये कैसे निकल कर आई हैं। वॉल्यूम की यूनिट इसने यहां पे दे दी लेंथ क्यूब मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों ही लंबाई हैं, तीनों ही क्या है? लंबाई हैं।
तो इसको क्या लिख लूंगा, L इंटू एल, दैट्स कॉल्ड L क्यूब, और L क्यूब की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब ऐसा है। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी यूनिट मीटर, उसकी यूनिट मीटर, तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है ना। इसके बाद मीटर सेकेंड इनवर्स पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to time, time के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज होगी दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूं, सडन 40 हो गई, 60 हो गई, 80 हो गई, 100 हो गई, तो जो धीरे धीरे करके एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल ए से, ठीक है। तो स्पीड चेंज जनरली वेलोसिटी चेंज, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम मीटर सेकेंड -2 भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ ये फ्रैक्शंस आप सोचोगे कि चलो सर बाद में देखेंगे इसके बारे में, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, मिलेंगे ये आपको पूरे आखिरी तक न्यूमेरिकल, भले फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, ये हर जगह टकराएंगे आपसे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप। अंडरस्टैंड, आई विल शेयर ऑल दैट थिंग्स इन माई नोट्स ऑल्सो। अब समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। प्रेसिशन का मीनिंग क्या होता है, प्रिसिशन, प्रिसिशन is the closeness of various measurement done from the same quantity. Accuracy is the agreement of subjected value to a true value. Accuracy का मतलब क्या होता है कि हमको कोई भी चीज एक फिक्स्ड पोजीशन पे मिल रही हो। क्या होता है एक्यूरेसी का मतलब, क्या होता है कि हमें कोई, अब ये देखिए, ये आपके पास में एक फॉर एग्जांपल टारगेट है, अंडरस्टैंड। अब आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा काफी सालों से, ये एग्जाम क्लियर हो जा रहा है एक बार में, तो अगर एक बार में आपका एग्जाम क्लियर हो जा रहा है मतलब आपकी एक्यूरेसी एकदम सटीक है, आपने सटीक तरीके से तैयारी करी और सीधे जाके निशाना लगा एकदम बीच में, यहां पे, अंडरस्टैंड। तो क्या है आपकी एक्यूरेसी, प्रेसिशन सही था आपका, तो एक्यूरेसी भी आपकी सही आई। पर आपका प्रेसिशन, आपका अंदाजा गलत है, तो एक्यूरेसी आएगी नहीं। तो क्या होगा, पूरे आसपास ये चीजें टच अप करेंगे यहां पर, लेकिन मेन टारगेट पे जाके नहीं लगेंगी। कहां नहीं लगेंगी, मेन टारगेट पे जाके नहीं लगेंगी। तो सबसे पहले क्या क्लियर होना जरूरी है, प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मास और वेट की। ये देख रहे हो, इट फील हैवियर, ये हल्का कहाँ फील कर रहा है, हल्का कब फील करते हैं हम लोग, जब छोटे प्लैनेट में। अब समझो ना, मास और वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर हमको तो आता है, आगे बताइए। नहीं, समझिए, मास इज ऑलवेज फिक्स्ड इन द यूनिवर्स। मेरा मास फिक्स रहेगा, इस मार्कर का मास फिक्स रहेगा, मैं यूनिवर्स में किसी भी कोने में चला जाऊं, मास इज हैव कांस्टेंट वैल्यू। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज ली जाएंगी उसमें मास फिक्स रखा जाएगा, वेट तो लिया ही नहीं जाता है, हमेशा मास ही मास आएगा। क्या आएगा, मास आएगा। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, अंडरस्टैंड क्या होता है, मास इनटू डेंसिटी। तो मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, व्हाइल वेट इज द फोर्स। वेट क्या है, फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है, क्या है वेट,
फोर्स है जो अर्थ हम पे एग्जर्ट कर रही है। ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ हमें एक फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। अंडरस्टैंड? इसलिए हम खड़े हुए हैं यहां पर। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी। ग्रेविटी हमको पकड़ के खड़ी है यहां पे, इसलिए हम यहां पे खड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड? द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट वेट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। अब वेट की जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या है? केजी। और मास की भी ऐसा यूनिट क्या है? केजी है। पर वेट, मून पे आप जाओगे तो मून पे आपका वेट अलग होगा। मून पे आपका वेट अलग होगा, मतलब 1/6। अब वहां पे हल्के हो जाओगे, एक जंप मारोगे तो 6 गुना ज्यादा उछकोगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि मास का जो मून है उसका मास कम है और अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ का मास क्या है? ज्यादा है। इज इट क्लियर? लो डेंसिटी आ गया। क्या आ गया? डेंसिटी के बारे में स्टार्टिंग बात कर ली, फिर से वो बात करना चाह रहा है, कर लेते हैं। डेंसिटी की असाइनमेंट भी दे दी उसने, कैसे निकलती है हम देखेंगे। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो दैट इज कॉल्ड केजी मीटर -3। इज इट क्लियर? क्या हो गई? केजी मीटर -3। ये क्या हो गई? डेंसिटी की यूनिट हो गई। अंडरस्टैंड? ये एग्जाम में आती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? यहां पे भी दी हुई है ये। डेंसिटी यूजुअली कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सब्सटेंस, दिस इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, रिलेटिव 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 यानी पहचान वाला, रिलेटिव यानी, अब रिलेटिव डेंसिटी हम लोग निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? मतलब ईंट है जो ब्रिक है वो पत्थर से कमजोर है, पत्थर जो है वो डायमंड से कमजोर है। स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस क्या? डायमंड। बट किससे स्ट्रॉन्ग? किससे स्ट्रॉन्ग? रॉक से। और रॉक किससे स्ट्रॉन्ग? ब्रिक से। ब्रिक किससे स्ट्रॉन्ग? वाटर से। बात समझ रहे हो ना? तो वी आर जस्ट रिलेटिंग द थिंग्स। जब हम रिलेटिव चीज किसी चीज से रिलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। अंडरस्टैंड? तो सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा है, वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशन स्पेस enclosed by some closed boundaries, for example the space that a substance, solid, liquid and gas or plasma or shape occupy contain. This is the definition. Understand? आगे बढ़ते हैं हम जिसको, लो सबसे काम की चीज आ गई, टेम्परेचर। क्या आ गया? टेम्परेचर। इसको समझना बहुत जरूरी है, और टेम्परेचर को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। पानी बोल देना। क्या समझना जरूरी है? टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितना है? सेल्सियस में? टेम्परेचर को 3 चीजों से मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है? तो टेम्परेचर कितनी यूनिट्स हैं? 3 है। पर केमिस्ट्री के अंदर कौन सी ली जाती है? केल्विन में लिया जाता है। कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं। क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज हैं आपकी। क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज। सर फ़ारेनहाइट में कब लेंगे? फ़ारेनहाइट में तब लेंगे जब छोटे छोटे टेम्परेचर नापे जाते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाएगा। डॉक्टर पास जाते हो, थर्मोमीटर डालता है मुंह में,
अरे 99 बुखार है। अरे भाई मेरे 98.6 तो कॉमन ही है। 98.6 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो 99 आप बुखार हो भी गया, बॉडी 100 टेम्परेचर पे भी है तो बुखार नहीं है आपको। 100 फ़ारेनहाइट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस मत बोल देना, 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी बोलता है मेरे भाई। बॉडी का टेम्परेचर जो छोटे छोटे टेम्परेचर्स होते हैं उसको किसमें नापा जाता है, फ़ारेनहाइट। अंडरस्टैंड। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जनरली, जहाँ तक मुझे मालूम है, बॉडी का टेम्परेचर बस फ़ारेनहाइट के लिए में ही यूज़ होता है। आपके जो घर में क्लिनिकल थर्मामीटर्स आते हैं ना, जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स, सो इससे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सेल्सियस की। सेल्सियस से नापा जाता है आपका, ये देखो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बोल रहा है वो, 98.6 बोला था ना, सही बोला था मतलब। 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 15 केल्विन, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तीनों फॉर्म में दिया हुआ है। कितने फॉर्म में दिया है, तीनों फॉर्म में। 98.6, 37 डिग्री सेल्सियस और 310.15 केल्विन। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप, एक चीज आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो केल्विन के ऊपर डिग्री लगी है क्या, सिर्फ डिग्री आएगी किसके ऊपर, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के ऊपर, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं आएगी। अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भाई बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना रूम टेम्परेचर कितना होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। रूम टेम्परेचर ये जनरली आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इफ यू आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन अ रूम टेम्परेचर, सर रूम टेम्परेचर कितना लेंगे, वो कई 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं रूम टेम्परेचर, कुछ नहीं दिया मतलब 0, और कई लोग 100 ले लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कितना है, आपको न्यूमेरिकल्स कई बार पुट करने पड़ते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्शन हो रहा है अब इसका, वाटर का किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस स्टेट में, और ये केल्विन हो गया आपका। ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से। अब हम कन्वर्शन सीखेंगे सर, होता कैसे कन्वर्शन, क्या सीखेंगे, कन्वर्शन सीखेंगे इसके। ठीक है, रूम टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री सेल्सियस, 298.15 केल्विन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जमने की अवस्था कितने में जमता है, 0 केल्विन। कितना सर ये माइनस, अरे मेरे भाई होता क्या है कि 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। कितना केल्विन को उस फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एब्सोल्यूट 0, सब एब्सोल्यूट 0 की वैल्यूज हैं पूरी की पूरी। ये फ़ारेनहाइट की सीरीज थी, ये तापमान बढ़ोतरी इसकी फ़ारेनहाइट की, और ये सेल्सियस, और ये केल्विन। डिग्री में कौन नहीं आएगा, केल्विन डिग्री में नहीं आएगा। अब देखिए आप, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9.9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अंडरस्टैंड, प्लस 32 किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट में। करके देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लगाते हैं। अब ले लो वाटर का टेम्परेचर लेते हैं, रुको एक मिनट रुको। हमको यहाँ पे दे रहा है ये 100 डिग्री सेल्सियस, कितना 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है ना, इसकी सेल्सियस की वैल्यू। ठीक है, तो सेल्सियस की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे 9/5, और यहाँ पे क्या रख दोगे सेल्सियस। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, लगभग लगभग यहाँ पर किस में चाहिए आंसर हमको, फ़ारेनहाइट में चाहिए, 212 आ गया, फ़ारेनहाइट में आ गया,
आ गया, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या आ रहे हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। ये एग्जाम में जनरली आपको अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये आएगी चीज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कैलियोसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो नंबर, है ना। हम स्पीड में इसको समझेंगे और कंसेप्चुअली समझेंगे कि ये होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास neither be created nor be destroyed, can convert it from one form to another form। सर पेट्रोल तो जल जाता है, बचता ही नहीं गाड़ी के अंदर, तो मास कहाँ से कहाँ गया उसका मास? अब पेट्रोल तुमने जला दिया, कुछ इंजन ने पी लिया, सर कैसे पी लिया? इंजन ने हीट के फॉर्म में। अब हीट को भी स्टोर कर लो, और जो तुम धुआं निकल रहा है उसको भी स्टोर कर लो, लेकिन क्लोज वेसल, क्लोज कमरे के अंदर करो, तो जितना तुमने पेट्रोल जलाया ना उतना तुम्हें उसका रेसिड्यू मिल जाएगा उसी समय। बट इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। द लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैटर को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो यूनिवर्स की एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट है। सन अगर आज एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसने कहीं और से अब्सॉर्ब करी होगी। आज समझ रहे हो मेरी? सन अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है आज तो उसने कहीं और से उसको हाइड्रोजन और हीलियम मिले तो जल रहे हैं अभी तक। आ रही बात समझ में? पर वो क्या हो रहा है, पूरी की पूरी एंट्रोपी क्या है यूनिवर्स की? सेम है। दिस लॉ वाज गिवन बाय एटोनी लेवोसियर इन 1789। ये सन याद रखिएगा आप, अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सन याद रखना जरूरी है। ये समटाइम्स आपके नीट के एग्जाम में भी आ जाता है और कई बार यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं चीजें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एटोनी लेवोसियर इन 1789। कब दिया था? 1789 में दिया था। इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ लाइट ब्रेक फ्रॉम पैकेट ऑफ क्वांटा। मतलब क्वांटा क्या है? क्वांटा, क्वांटा एनर्जी पैकेट्स। जब लाइट चलती है दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो अपना पैकेट साथ में लेके चलती है, एनर्जी, एनर्जी साथ में लेके चल रही है वो, क्या? और जब तक वो एनर्जी है तब तक वो चलेगी, और जैसे एनर्जी खत्म हो गई मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सूरज से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, लाइट छोड़ दी उसने, वहां से छोड़ दी उसने लाइट। अब अचानक से आप क्या करो, वहां पे एक फिल्म रख दो तो लाइट आना बंद हो जाएगी। तो जो लाइट निकली थी क्या वो पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी ना मेरे भाई, रात होती है तो लाइट सुबह तो पहुंच गई ना। यहाँ पे लाइट तो सुबह पहुंच गई ना, नहीं समझे बात को? जो सन ने हीट रिलीज करी, हीट रिलीज करी सन ने, वो अर्थ तक पहुंच गई? पहुंची नहीं पहुंची? और रात हो गई तो वो कट ऑफ हो गई वहां से। तो मतलब जो उसने हीट छोड़ी वो यहां तक पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि वहां से बंद हो गया तो फिर वो हीट नहीं पहुंची वहां पर। अगर हीट किसी बॉडी में से निकली है तो वो वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि क्वांटा चल गया ना साथ में, एनर्जी ट्रेवल कर रही है ना, एनर्जी ट्रेवल कर रही है ना इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अंडरस्टैंड? थोड़ा समझो, अंडरस्टैंड। चैप्टर बहुत सारे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन की, ठीक है। आइंस्टीन भाई साहब ने बहुत कुछ दिया था, E इक्वल्स टू एच न्यू। ऑल वी हैव टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने मीथेन लिया, यहाँ पे क्या लिया?
मीथेन, क्या है ये? मीथेन CH4, क्या लिया हमने यहाँ पे? CH4 प्लस 2O2 लिया। तो मीथेन क्या बला है? क्या है मीथेन? मीथेन 10th क्लास में पढ़े। देखो नीट की तैयारी कर रहे हो तो बेटा थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि सब कुछ ही 11वीं में शुरू होगा तो थोड़ा सा कठिन है काम। तो मीथेन हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन ही मीथेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? मीथेन का। और दो मॉलिक्यूल्स हमने किसके लिए यहाँ पे? ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? इनको कंबाइन किया। तो जब मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो एक कार्बन, ये भाई का एक कार्बन निकला, ये यहां पे आ गया, अंडरस्टैंड। और इसमें कितने O2 कितने? ऑक्सीजन कितनी है? 4 ऑक्सीजन है। तो 2 मैंने यहां ले ली, तो कितनी ऑक्सीजन बच गई? 2 ऑक्सीजन बच गई। तो 2 ऑक्सीजन मैंने, और यहां पे हाइड्रोजन कितने? 4। हाइड्रोजन की बात नहीं हुई थी, तो 4 हाइड्रोजन ऐसे लिख लूं, 2H2, 4 हो गई, 2 2 4। और ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे। ऑक्सीजन कितनी बची हुई थी इसमें से? 2। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। सर ये तो एक लिखी है आपने, गधो, ये 2 ही लिखी हुई है। ये 2 है यहाँ पे, ये इसके आगे 2 ही है, मतलब आगे 2 लगा, मतलब 2 ऑक्सीजन से। इज इट क्लियर? क्लियर? अब बढ़ता हूँ आगे।